नमस्कार नंदन जी। हेलो, नमस्कार सूरज साहब। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी संजीदगी के साथ चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ चुनाव। बहुत बढ़िया। सूरज साहब ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो है गठन हुए राज्य को 22 साल हो गए। इन 22 सालों में जो आजीष जोगी और आपके रमन सिंह और भूपेश बघेल, ये 3 मुख्यमंत्री हुए। आप इन तीनों मुख्यमंत्रियों से बेहतर शासन देंगे, उसके मेन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे होंगे सर, छत्तीसगढ़ को बनाने का जो सपना यहाँ के लोगों ने देखा था, वो सपने आज भी अधूरे हैं जी। छत्तीसगढ़ का अंतिम व्यक्ति आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं जी, उनको मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है जी। कल की घटना है, कांकेर के पास एक गांव से कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसको चारपाई पे डाल के 4 लोग लेके अस्पताल पहुंचते हैं। तो इन 22-23 सालों में जी हमारी सरकारों ने ये स्थिति नहीं पैदा कर पाए कि उनका इलाज उनके क्षेत्र में ही हो सके। बहुत सही। इसके पहले एक घटना घटी जिसमें गर्भवती महिला को चारपाई पे लेकर उनके परिजन अस्पताल पहुंचे। जी। 22 सालों में छत्तीसगढ़ में, बस्तर में या अंबिकापुर में, अब अंबिकापुर में तो नक्सली नहीं रहे जी, और 22 सालों में जितने भी नक्सली हमले हुए उसमें चाहे वो जवान गंभीर रूप से घायल हुए हो, किसान घायल हुआ हो, आदिवासी घायल हुआ हो, नेता घायल हुए हो, ऑफिसर घायल हुए हो, किसी का भी इलाज इन 22 सालों में किसी भी सरकारों ने छत्तीसगढ़ के उन्हीं दूरस्थ जगहों पे, चाहे वो दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, सुकमा हो, वहाँ इलाज की व्यवस्था कर पाने में नाकाम है। जी। आज भी उनका इलाज वहाँ से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की दूरी तक रायपुर लाके इलाज किया जाता है। और उससे भी गंभीर बात यह है कि उसके बावजूद भी उनका इलाज सरकारी अस्पताल में ना होके रायपुर के MMI और रामकृष्ण अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जैसे में इलाज होता है, जहां दिल के नाम पे बहुत बड़ा बंदरबांट होता है, आर्थिक भ्रष्टाचार होता है। जी। तो अगर रायपुर में 2 बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ सरकार के हैं, तो वहां पे इलाज संभव क्यों नहीं? तीसरा बड़ा अस्पताल एम्स है रायपुर में, वहां पे इलाज क्यों नहीं? प्राइवेट अस्पतालों में इलाज क्यों? जी। तो इन सारे आप जितने भी छत्तीसगढ़ में PSC सेंटर है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर, उनका उन्नयन नहीं हो पाया, वहाँ इलाज नहीं हो पाया, यहाँ जांच नहीं हो पाती है। रायपुर का ही मेकाहारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ का सरकारी जी। वहाँ पे कभी MRI मशीन खराब होती है, कभी CT स्कैन खराब होता है, 2 एक्सरे मशीन है, वो उनकी स्थिति अब उनको चेंज करने की जरूरत है। जी। रेडियोलॉजिस्ट विभाग में लगभग 300 डेली लोग पेंडिंग रहते हैं जिनके जाँच नहीं हो पाती। जी। उसी प्रकार शिक्षा का मामला है, यहाँ पे पिछले अब शिक्षा की स्थिति ये देख लीजिए कि यहाँ 69,871 पद रिक्त। जी। 3,000 ऐसे स्कूल हैं जो प्राचार्य विहीन है, प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है। जी। लेक्चरर का प्रमोशन सरकार नहीं दे पाई कि उनको प्रिंसिपल बना दिया जाए, शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दे पाई कि उनको लेक्चरर बना दिया जाए, और सरकारी डॉक्टर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति भी परमानेंट ना होके संविदा पे है। जी। तो जिनका खुद का भविष्य अंधकार में होगा, उनका इलाज में या सेवाएं देने में मन कैसे लगेगा? बिल्कुल सही। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे लोग संविदा पे हैं। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है आत्मानंद, उस पे भी लोग संविदा पे आते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, आत्मानंद में नौकरी करेंगे, वो दिन भर अपनी नौकरी के लिए ही चिंतित रहेंगे, इसलिए वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं। हम इन सारे मुद्दों पे काम करेंगे और रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करेंगे। छत्तीसगढ़ की धरती रत्न गर्भ धरती बोली जाती है। जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत देश का सबसे अमीर प्रदेश है रत्नों के मामले में, मिनरल्स के मामले में। जी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सबसे गरीब है देश में।
तो आम आदमी पार्टी ये माहौल पैदा करेगी, ये प्रयास करेगी कि यहाँ के लोग भी अमीर हों, उनको गर्व हो कि छत्तीसगढ़ के लोग हैं। सर सवाल पूछूं? जी, मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अध्ययन किया है और छत्तीसगढ़ की सारी जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं पे आपकी पकड़ है। देखिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सारे आंकड़े इकट्ठे करने के बाद और सारी समस्याओं को समझने के बाद क्या आम आदमी पार्टी ने अपने स्तर पर कोई प्रयास किए कि सत्ता हासिल करने के बाद ही प्रयास करेगी? आपकी आवाज कट रही सर। सर जी, अब आ रही है? हाँ हाँ। मैं दोबारा पूछता हूँ, आम आदमी पार्टी के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पे आपने बहुत बढ़िया अध्ययन किया है और सारी समस्याओं को समझ रहे हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या व्यक्तिगत समस्याएं हों, रोजगार से जुड़ी हो। मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के नाते या आम आदमी ने इन समस्याओं को अपने स्तर पर उठाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए कि सत्ता में आने के बाद ही सारे समाधान होंगे? हम समय समय पर आदिवासियों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, हमने छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव का जंगल है जी, जिसको राहुल गांधी जी स्वयं जाके ये बोले थे कि ये जंगल नहीं कटेगा भूपेश बघेल जी के साथ में जी, लेकिन सरकार बनने के हमने वहाँ 4 रातें उस जंगल में गुजारी, जमीन पे सो के जी, और गांव वालों के बीच में जी, और हमने सीएम हाउस का घेराव किया जी। कुछ समय के लिए पेड़ कटाई रुक गई, लेकिन वापस से वो चालू हो गई। बेरोजगारों को मुद्दा को लेके हमने पूरे 33 जिलों में अपने जी, छत्तीसगढ़ सरकार जो है आरक्षण के मुद्दे का पेच फंसा के पिछले 4 साल में कोई भी नौकरी नहीं निकाले। हमारी हमेशा ये डिमांड रही, चाहे वो इनको आवेदन देके हो, इनका घेराव करके है, युवाओं का समर्थन लेके हो जी, आपका जो 50% आरक्षण रोस्टर पे ही कम से कम नौकरी निकाल दो ताकि बच्चे एक बार होने से बच जाएं। बिल्कुल सही, ठीक है। किसानों के मुद्दे को लेके अभी जब 1 माह से लगातार बारिश हो रही है तो हमने फिर से अपने 33 जिलों में जी सारे पदाधिकारियों को भेज के ये सर्वे कराया कि कहाँ कहाँ फसलों का नुकसान हुआ है और पूरे 33 जिले के कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि फसलों का मुआवजे के लिए इसका सर्वे कराया जाए और मुख्यमंत्री से ये मांग किए हैं कि तत्काल मुआवजा राशि की घोषणा करें। सवाल पूछूं? जी, मेरा सवाल यह है कि जो जंगल कट रहा था, आप लोगों ने 4 रातें वहां बिताई और जंगल की कटाई रुक गई, उसके बावजूद नकारा निकम्मी भूपेश सरकार ने दोबारा से जंगल को काटना शुरू किया, तब आपने उस पर क्या कार्रवाई की? हमने बताया ना, हमने सीएम हाउस का घेराव किया, लेकिन वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर कि हर सभा दिखा के, पुलिस लगा के कि ये जब ग्राम सभा में स्वीकृत हुआ है जी तो हम जंगल को काटेंगे जी। भाजपा के नेता भी गए थे बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में जी, उनसे भी गांव वालों ने पूछा हमारे माध्यम से कि ये जंगल कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, और सारे सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री लोगों ने बोला कि जंगल नहीं कटना चाहिए जी। तो अगर जंगल नहीं कटना चाहिए तो आप हमारे साथ हैं, तो उन्होंने बोला हाँ है, तो जंगल कटेगा तो हमें मान लेंगे आप हमारे साथ में, और आज जंगल कट रहे हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा के नेता कांग्रेस से मिली भगत करके जंगल जो नहीं कटना चाहिए उसको कटवा रहे हैं। वो अडानी से मिली भगत है सर। अच्छा, अडानी से? दोनों अडानी के साथ हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक सवाल, आदिवासियों के बड़े नेता माने जाने वाले सोहन पोटाई जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है जी, उन्होंने अडानी को बहुत डैमेज किया, तो क्या उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी कि उनकी हत्या की गई? ये तो स्वाभाविक ही होगा, और अगर उनके परिजनों को और किसी को शक है तो उसकी जांच की मांग करनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से स्वाभाविक हमको लगता है। अच्छा, आदिवासियों का राज्य होने के बावजूद आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग आप करेंगे क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, हमारी शुरू से मांग है। 2018 के चुनाव में हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने एक सर्वे कराया और उसके माध्यम से
कोमल हुपेंडी जी को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया। हम चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद नई कार्यकारिणी बनी और कोमल हुपेंडी जी को एक युवा आदिवासी नेता जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के गजेटेड ऑफिसर की आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, मैं जल जंगल जमीन आदिवासियों और अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ूंगा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और हम ये लगातार डिमांड करते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान आदिवासी बहुल्य राज्य के रूप में होती है, तो वहाँ का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया और आदिवासी होना। तो इस बार क्या कोमल हुपेंडी साहब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सर्वे होगा और अभी से किसी के लिए हाँ या ना बोलना सही समय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चेहरा आदिवासी होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से इस वक्त छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से कौन सी समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी जी। छत्तीसगढ़ में 18,33,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जी। और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की 58% का आरक्षण जो है, जिससे आप नौकरी निकाल सकते हो जी। सरकार सिर्फ 25,000 नौकरी पिछले 4.5 साल बाद निकाल पाए जी। सदन के पटल पे हमारे हिसाब से 19,53,556 रजिस्टर्ड बेरोजगार है। बिल्कुल। लेकिन सदन के पटल पे मंत्री महोदय उमेश पटेल जी डाटा 18,33,000 का देते हैं, तो 18,33,000 भी मान ले तो उतने बेरोजगार हैं जी। दूसरी चीज, 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं, जिसमें से अभी वो लगातार 4 साल आंदोलन करने के बाद सरकार ने 45,000 घोषणा की जी। फिर भी 1,35,000 लोग बचते हैं। आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हैं आप? अगर रिक्त पद हैं तो आप उस पर डायरेक्ट भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग हैं लगभग 50% से ऊपर सारे विभाग में रिक्त पद हैं, जिन पे नौकरी दिया जाए तो यहाँ का युवा बेरोजगार मूल धारा आ सकता है। सर, एक सवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में भी है। हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी डीटीसी में और स्कूलों में और अस्पतालों में एडहॉक बेस पे ठेकेदारी प्रथा चल रही है। तो जिस पार्टी का मुखिया, जहाँ का खुद मुख्यमंत्री है, वहाँ जो है ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म कर पाया, तो उसके जैसी पार्टी के प्रवक्ता होते हुए सूरज भाई जैसे लोग अगर जनता के बीच में ये कहेंगे कि हम ठेका खत्म करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे, तो जनता क्या उस बात को गंभीरता से लेगी? जवाब दीजिए। बिल्कुल लेगी। ये पूर्ण राज्य है, यहाँ पे पुलिस और बहुत सारे विभाग जो है वो छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है। दूसरी चीज, यहाँ पे मिनरल्स माइनिंग बहुत बड़े काम है, तो यहाँ पे जो है वो व्यवस्था ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, वहाँ भी लगभग समाप्ति की ओर है। यहाँ बाकी प्रदेशों की अपेक्षा पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार ने 12 लाख लोगों को नौकरी दिया है और फिर आया है। सवाल पूछूं? मैं 12 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे मान्यवर। मैं ये कह रहा हूं, क्या अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों में जितने अस्थायी शिक्षक थे सब पक्के कर दिए? क्या डीटीसी में जितने कंडक्टर, ड्राइवर और कर्मचारी ठेके पे हैं उनको पक्का कर दिया? क्या अस्पतालों में जो गार्ड हैं, जो निजी संस्थान के द्वारा वहाँ डिप्यूट किए गए हैं, उनको 15,000 रुपए मिलते हैं और ठेकेदार दिल्ली सरकार से 25,000 लेता है, तो क्या ये नीति सही है? नहीं, बिचौलियों को खत्म किया गया है सर। कहाँ किया गया? अभी भी चल रहे हैं सब। आप आंकड़ा इकट्ठा कीजिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस देने वाली सरकार दिल्ली सरकार है। उससे ज्यादा मिनिमम वेजेस किसी भी सरकार का नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो प्रवक्ता जी? मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो भाई। मैं दूसरे तरह का पत्रकार हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो बड़े भाई। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि डीटीसी में, दिल्ली नगर निगम में और दिल्ली सरकार में, विभिन्न अस्पतालों में, विभिन्न सरकारी संस्थानों में 12 लाख नौकरियों की बात कर रहे हो आप। मैंने मान ली बड़े भाई, मान ली आपकी बात। 12 लाख नौकरियां दी केजरीवाल जी ने, बहुत महान है, सही है।
लेकिन जो मैं विभाग नाम ले रहा हूँ, क्या उन विभागों में केजरीवाल जी ने शपथ लेते ही पहली बार कहा था कि मैं सबको पक्का करूंगा? तो क्या दिल्ली के स्कूलों में, डीटीसी में और अस्पतालों में जो ठेका प्रथा खत्म नहीं कर पाए, तो केजरीवाल क्यों नहीं कर पाए? इसका जवाब दे दी। सर, ये समस्या आज की एक दिन की समस्या नहीं है, 92 से समस्या चली आ रही है और उसको हम 5 साल में जीरो कर देंगे। हाँ, लेकिन कम हमने किया और आगे जीरो भी कर देंगे। अच्छा, चलिए आपकी बात मान ली। अब दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल जो कि आपकी पार्टी के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जरूर हूं दिल्ली का, लेकिन मेरे पास कोई पावर हमने नहीं रखे हैं। तो ये पावर ना रख के मुख्यमंत्री रहना क्या किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री का जो है निर्णय उचित माना जाएगा? सरकार, सर देखिए, मुद्दा है कि हम दिल्ली सरकार ने या अरविंद जी ने उनके नेतृत्व में जो भी वादा दिल्ली की जनता से किया था वो पूरा हो पाया कि नहीं? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने जो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीटीसी में कंडक्टर ड्राइवर पक्के नहीं हुए, ठेका प्रथा नहीं खत्म हुई, और स्कूलों में जो गेस्ट टीचर थे वो पक्के नहीं हुए। तीनों चीजें मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, ये नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए आप बताओ? नहीं हुआ क्या जीरो नहीं हुआ? कोई समस्या का हल, जो समस्या 92 से चले आ रही है उसको आप सोच रहे हैं सर कि छड़ी घुमा के खत्म हो, तो थोड़ा सा मौन हम कर रहे हैं और आगे चल के खत्म कर देंगे। और जहाँ तक कर्मचारियों की बात है तो उनकी कुछ रेटिंग्स भी होती है, रेटिंग के आधार पे पक्का किया जाता है जिनका जैसा परफॉर्मेंस होता है। अच्छा, रेटिंग कैसे पता चलेगी? हाँ जी, जैसे टीचर्स का है सर, टीचर्स का जो रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से उनकी रेटिंग आती है। अच्छा, दिल्ली का एक सरकारी स्कूल से 30 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, पूरे भारत देश में आज तक कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। साल 1141 बच्चे नीट और जेईई क्वालिफाई करते हैं, जो पूरे भारत देश में कहीं। बहुत अच्छी बात है। तो वो जो, जी सर, अच्छी बात है। इसको तो हम केजरीवाल जी की पीठ सब दबाना चाहिए। ये तो अच्छी, जो अच्छी चीजें, मैं उस पर सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम नहीं कर रहे उस पर तो पत्रकार होने के नाते सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? सर, मैं काम मना कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जी, आपके राइट्स हैं जी। एक सवाल और पूछूं, 90 विधानसभा सीटों पर आपके कैंडिडेट तय हो गए कि बीजेपी, कांग्रेस और सपा, बसपा और दूसरी पार्टियों क्षेत्रों में भगदड़ बचेगी तब उनको आप अपॉइंट टिकट दोगे? सर, आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता उसके कार्यकर्ता हैं जी, और अभी ऐसा कोई तय नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा। सबको जमीनी स्तर पे जाके काम करने का मौका दिया गया है जी। जो साथी अच्छा काम करेगा, संगठन में पकड़ होगी, पढ़ा लिखा होगा, कैपेबल होगा, जो सर्वे में जिनका नाम निकल जाएगा उनके टिकट। अच्छा, जैसे पंजाब में हुआ जी, किसी को पता था कि एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में काम करने वाला बंदा, उसका भी नाम चन्नी, वो चन्नी में सीएम साहब को हरा देगा। हाँ, सही। ऐसा प्रयोग कभी राजनीति में पहले नहीं हुआ है जो आम आदमी पार्टी का। ठीक है, तो अब आप यहाँ भी एक आम आदमी यहाँ के लोगों को बड़े बड़े धुरंधरों पर आएगा। अच्छा, आम आदमी जो है केजरीवाल है कि नहीं, ये बताइए? सारे लोग केजरीवाल हैं सर। नहीं, केजरीवाल, आप ये तो ऐसा भाषण हमसे ना करो, मैं दूसरे तरह का पत्रकार हूँ। सारे आदमी गांधी भी नहीं है यहाँ, और सारे आदमी जो है मोदी भी नहीं है। ये कहना मूर्ख बनाने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं है, ये बताओ? 100%। अगर हम ये कहें कि अरविंद केजरीवाल जो है ईमानदार नहीं है तो अप्रूव करें तो? ये आपका वर्जन हो सकता है, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ, लेकिन जो सवाल आएंगे देश के सामने उसका जवाब पार्टी देती है, पार्टी को लोग देते हैं। पार्टी का एक छोटा सियाही होने के नाते मैं भी देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, चलिए एक सवाल और बताइए आप। अरविंद केजरीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में, आप प्रवक्ता हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप ये ना कहना कि मेरे अधिकार में नहीं आता है। प्रवक्ता बनाया इसीलिए जाता है कि करीब करीब हर सवाल का जवाब दे। तो आप प्रवक्ता हो, ये बताओ, क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देकर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, कि यूपीए का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के साथ? दोनों के साथ नहीं सर।
दोनों के साथ नहीं। दोनों के साथ नहीं जी। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी खुद जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रखती है? नहीं, बात प्रधानमंत्री का नहीं है सर, बात देश का है। अच्छा। अभी आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा देश है सर। ठीक। जब सांसद जीत के आएंगे तो संसद के अंदर हमारी आवाज होगी या हमारी सरकार होगी, और देश जो 75 सालों से गरीबी का दंश झेल रहा है, अशिक्षा का दंश झेल रहा है, स्वास्थ्य का दंश झेल रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उन सब पे काम किया जाएगा और भारत को नंबर 1 बनाने का सपना जो कभी देखा गया था उस ओर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। आप ये बताइए, तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप जैसे प्रवक्ताओं को और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये सीधा केजरीवाल जी का संदेश है कि लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दमखम पे लड़ेगी, ये माना जाए? सर ये तो हम सारे जगह पहले भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, तो आप एक राजनेता होने के नाते और प्रवक्ता होने के नाते क्या ये नहीं महसूस करते हैं कि इतने बड़े लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी अगर अलग लड़ेगी तो एनडीए और यूपीए दोनों को कहीं ना कहीं डैमेज करेगी, और अगर किसी एक के साथ जाए तो उसका पल्ला भारी हो जाए? इस पे क्या कहेंगे? सर हम अपनी विचारधारा पे लड़ते हैं, किसी के साथ के लिए नहीं लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल जी शुरू से एक नारा देते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, आए और इस लड़ाई को और आगे लेके जाने में हमारी मदद करें। बिल्कुल बढ़िया बात है। जो हमारी विचारधारा से सहमत लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो आते हैं तो उनका स्वागत है, वो भी इस लड़ाई के भागीदार बनेंगे। हम किसी की विचारधारा पे जाके नहीं लड़ेंगे, हम अपनी विचारधारा के लिए लड़ेंगे। अच्छा, आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा सर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, राष्ट्रीयता, कट्टर ईमानदारी। अच्छा, कट्टर ईमानदार 2 मंत्री तो आपके जेल में है, वो कैसे? कोर्ट ने गलत किया, जांच एजेंसियों ने गलत किया कि सही किया? इसका जवाब दे दीजिए। सर यही सवाल आज तक में अंजना ओम कश्यप ने अंजना ओम कश्यप मेरी आदर्श थोड़ी है। अंजना ओम कश्यप बच्ची है, अभी उसको पता नहीं, वो पीठ पत्रकारिता करती है, मैं असली पत्रकारिता करता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो बड़े भाई, अंजना को छोड़ो आप। मैं सिर्फ जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनिए। तो अंजना कश्यप जी के नेतृत्व में 3 अन्य पत्रकारों के साथ यही सवाल हुआ था। हाँ। उन्होंने अंजना जी से एक सवाल किया था कि अंजना जी आप ये बताएं कि सत्येंद्र जैन जी के ऊपर चार्ज क्या है। हाँ। अब विश्वास करेंगे वो चार्ज नहीं बताता। मैं बता रहा हूँ अंजना बच्ची है अभी, मैं बताऊंगा, हमसे पूछो, बताऊं जी? मैं बताऊं? मैं सिराज साहिल हूं। अंजना ओम कश्यप तो बच्ची है। मेरा सवाल सुनो, सत्येंद्र जैन को प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के दुरुपयोग का आरोप है। स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से मोहल्ला क्लिनिकों में जिस तरह से दवाइयों का वितरण हुआ, अस्पतालों में जो मशीनरियां आई, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने करोड़ों रुपए इधर उधर हवाला से किए हैं, ये आरोप है। और पूछो। मैं बता रहा हूँ सर आपको, कलकत्ता से 2 लोगों को पकड़ी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग। अरे वो छोड़ दो, संजय सेन, उनके ऊपर दबाव डाला गया। हाँ। उन्होंने नाम लिया। हाँ। और जब पहचान परेड करा गई तो सत्येंद्र जैन साहब को पहचान नहीं पाए, पहली चीज। और अगर कोई अपराध हुआ है, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अगर कोई रिकवरी हुई है जैसे अन्य नेताओं के यहाँ से होती है, तो आज तक देश के सामने ईडी सीबीआई क्यों नहीं लाता? अब सवाल सुनो, एक सवाल सुनो, यहीं पे सुन लो भाई। अरे सुन लो, सवाल सुन लो। मनीष सिसोदिया जेल में है, ठीक? हेलो, मनीष सिसोदिया जेल में है, जवाब देना, बीच में ना भागना। मनीष सिसोदिया जेल में है, उन पे आरोप है कि उन्होंने जो लीकर पॉलिसी थी उसमें जानबूझकर फेल बदल करके शराब माफिया को फायदा पहुंचाया, ये आरोप है, ठीक? अभी साबित नहीं हुआ। अब हम बता रहे हैं मनीष सिसोदिया ने डिप्टी सीएम की हैसियत से पूरे घोटाले किए हैं विज्ञापन नीति में, समझिए। तो अगर मनीष सिसोदिया अंदर हैं और ईडी और सीबीआई उनके जो विभाग है उनकी जांच भी करे तो प्रूफ तो मेरे पास है। ईडी सीबीआई तो बड़ी चीज है, तो वो अंदर जाएंगे, तो वो कहां से ईमानदार है? इसका जवाब दो आप। सर देखिए, ऐसी बात है तो
अदानी जी के पास जो पैसा लगा है, हाँ, वो पैसा मोदी जी का है, ऐसा पार्टी बोलती रही। सही है, मान लिया। तो अडानी का पैसा मोदी ले सकते हैं तो मोदी भ्रष्ट है, तो क्या केजरीवाल को परमिशन मिल जाती है कि वो भी भ्रष्टाचार करें? बिल्कुल, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी कि अगर आम आदमी पार्टी वेरी फर्स्ट डे से जेपीसी की मांग करती है जी, तो वो जेपीसी क्यों नहीं अदानी के मुद्दे पे बैकफुट पे आते हैं? तो जब जब देश के मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी सवाल करती है, तब तक ये अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, जिसको इनका अनुसांगिक संगठन का नाम दिया जा सकता है, उनका दुरुपयोग करते हैं। और अगर कोई चीज है तो वो देश के सामने आना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी के घर पे, ऑफिस पे, सरकारी बंगले पे, पैतृक गांव पे कितनी बार छापा मारे, 1 रुपया मिला, 1 करोड़ रुपया मिला, वो देश को बताना चाहिए। लेकिन और आप ये सोचो सर, कर्नाटका में विधायक के यहाँ 7 करोड़ रुपया पकड़ा था, उसको जमानत मिल जाती है। इनके यहाँ 7 पैसा नहीं पकड़ा है, इनको जेल में डाल के रखा गया है। तो ये एक दूसरी इमरजेंसी है भारत देश में। एक इमरजेंसी तो इसको लेके आम आदमी पार्टी आंदोलन क्यों नहीं करती है? सर हम लगातार, हेलो, इसके पहले हमने प्रभु जी राधे राधे, कैसे हैं? किसी के लिए मांग को लेकर आप गए थे और हम बिल्कुल क्यों नहीं जाते? परमिशन की आज की क्या हुआ है? हम भी उसी न्यायपालिका का बड़े बड़े लोग पहुंचे थे हमारे भैया। आपने क्या कहा होना चाहिए? और ये हेलो, संयुक्त संसदीय कमेटी का जाएगा क्यों नहीं बनाते? देश के सामने दूध का मामले में वो कोई जांच करते हैं। आप सही कह रहे हैं। क्यों जाएगा भाई? उसने कसूर किया? नहीं स्वामी जी, एक सवाल ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस से कहता है FIR दर्ज करो, और पॉक्सो जैसे मामले में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगता है, तो वो आदमी अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं? मैं वही कह रहा हूँ। ये तो ठीक है भाई, आप सुन जो आप कह रहे हो कानून के बारे में, ठीक कह रहे हो जी। तो मेरा सवाल इसमें ये तो देखना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया वास्तविकता के प्रमाण प्राप्त होने चाहिए। क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो गिरफ्तारी से पहले वास्तविकता की जांच होती है? सत्ताधारी कई बार ऐसा होता है, जो केस लंबे होते हैं, उन्हें पहले और जांच करने का प्रावधान है। नहीं तो ऐसा तो नागरिक के मूल अधिकारों के खिलाफ है कि किसी विशेष व्यक्ति को तो पहले अधिकार दिया जाता है, आम आदमी को उठा के बंद कर दिया जाता है। तो ये सही है क्या? चार्जशीट दाखिल नहीं, जिस समय के आरोप लगाए उस आरोप के बाद के भी फोटो उनके साथ मुस्कुराते हैं आरोपी के और पीड़ित के। हाँ, जब पीड़ित के फोटो मुस्कुराते हुए उस समय के बाद के भी है, शादी में निमंत्रण भी दिया गया है। अच्छा, के साथ भी है और अपनी ट्वीट पर पिता के बराबर भी लिखा गया है, जिनमें सब चीजें प्रमाणित हैं। किस प्रकार से आरोप सिद्ध हो सकता है? सवाल का जवाब दीजिए। जब हमारे यहाँ प्रावधान हिंदुस्तान में ये है कि FIR होती है तो पहले अरेस्ट होता है, उसके बाद आदमी जांच में अगर निर्दोष पाया जाता है तो छूट जाता है। इस केस में पहले जांच क्यों कराई जा रही है? आप नहीं सबमिट करते? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले विवेचना होनी चाहिए। पुलिस में विवेचना अधिकारी से होता है, ये गलत है। क्या एकदम से रिपोर्ट दर्ज हो और उसे तत्काल अरेस्ट कर लिया जाए? आदमी विवेचना के ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें 10-10 साल तक आदमी बिना किसी कारण के अंदर रहा है और बाद में बरी हुए हैं। तो बरी होने से फायदा क्या? तो ये विवेचना तो पहले होनी चाहिए। जो हो रहा है बिल्कुल विवेचना सही हो रही है। तो विवेचना में आरोपी पाए जाते हैं तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। हम आरोपी के साथ, हम पीड़ित पक्ष के साथ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए कि जो आप मानदंड अपना रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में, वही मानदंड
अन्य व्यक्तियों और आरोपियों के खिलाफ भी अपनाए जाए, तब तो किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं करूँ कि उसमें विवेचनाधिकारी के हाथ में होता है, जब भी रिपोर्ट भी दर्ज होती है तो विवेचनाधिकारी होता है, उसको सौंपा था काम और वो अपने तरीके से उसकी विवेचना करता है और उसे करनी चाहिए। अधिकतर क्या होता है, विवेचनाधिकारी विवेचना नहीं करता और चार्जशीट बना के उसे अंदर कर देता है, बस उसे FIR दर्ज करके अंदर कर देता है, तो ये गलत है। और ये सही है, पहले विवेचना होनी चाहिए, उसके बाद में आरोपी को अंदर करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आरोप सिद्ध होता है तो हम साथ में हैं पीड़ित पक्ष के, और यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उसका कारण है शंका के बारे में इसलिए आए हैं कि जो भी पीठ बताई जा रही है वितम शोषण हुआ, उसके बाद के फोटो भी मुस्कुराते हुए क्यों है, क्योंकि चेहरे की शक्ल तो होनी चाहिए थी। फिर उसको शादी में निमंत्रण देना, ये कहाँ का वो है। चलो वो कोई भी कुछ नहीं कहते, तब उसके बाद में भी दबी आवाज में तो विरोध होता है, पर दबी आवाज में भी विरोध नहीं दिखाई पड़ा कुछ सालों तक। और कुछ पूछूं, आप ये बताइए क्या भविष्य में भारत में सारे इस तरह के आरोपों को सरकारों को इसी तरह लेना चाहिए जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के केस को लिया गया है? ऐसा है, इसमें केवल जो टुकड़े गैंग है वो लोग हवा दे रहे हैं। CA/NRC का जो विरोध जिन्होंने किया था वो हवा दे रहे हैं, इसमें देखिए केजरीवाल जैसे व्यक्ति वो हवा दे रहे हैं, बाकी राजनीतिक मामला किया जा रहा है। मैंने कहा यदि ये बच्ची वास्तव में पीड़ित है तो कोई राजनीति के दायरे में ना आए, पूरा देश उनके साथ है, हम सब साथ हैं, कानून उनके साथ है। परंतु यदि इस प्रकार से राजनीतिक लोग आते रहेंगे जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं हर बात पर, तो इस प्रकार से तो फिर यदि कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा तो भी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, उसका भी मुंह बंद हो जाएगा। इसीलिए इनको राजनीति से अलग हट करके निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं यदि निष्पक्षता से काम करें और यदि राजनीति से हट जाए, तो ऐसे गलत लोगों को अपने पास न आने दें, न्यूट्रल हो जाए, केवल पहलवान ही पहलवानों को आने दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी बात से दूर नहीं है और हम इनको न्याय दिलवा सकते हैं, परंतु यदि आरोप सिद्ध होता है तो। अच्छा ये बताइए, राकेश टिकैत भी वहाँ गए थे, इस पर क्या कहेंगे? आपके मित्र हैं वो? मित्र हैं, परंतु वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, तो इसलिए हमारी मित्रता में खटास है काफी। और ऐसे खालिस्तानी लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई जगह धराकर मिल रही है ये राजनीति की, और इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी कोई भूमिका किसी प्रकार से नहीं रखी, क्योंकि वो तो रोकना चाह रहे थे बीजेपी को, बीजेपी उनसे नहीं रखी, तो मामला ठीक नहीं है। वो खालिस्तान के समर्थक है तो उनको तो जेल में होना चाहिए, ये बात वो उनसे खुद पूछ लेना। नहीं, विवेचना चल रही है, विवेचना चल रही है, सबकी बारी आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जो भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनका भी इलाज किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी हम एकदम से विद्रोह पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, परंतु राकेश टिकैत जी का चेहरा बिल्कुल साफ क्लियर नहीं है दामन, इसलिए उनके पिताजी अच्छे थे। राकेश टिकैत जी केवल राजनीतिक है और उनके पिताजी जो थे वो किसानों के नेता थे, वो अच्छे व्यक्ति बन गए पैदा होते ही। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपका धरना खत्म हो गया? हाँ, मेरा जो कि 3 घंटे का था वो 3 घंटे का धरना पूरा हो गया, और मेरा तो सीधा सा था कि ये पहलवानों के पास के राजनीतिक लोग आते हैं तो उनको ना आने दिया जाए और बहुत पुलिस बैरिकेडिंग और कड़ी की जाए। और मेरे सामने उस समय जो कि भूपेंद्र हुड्डा आए थे तो मैंने भी फिर उनको कहा था कि ऐसे लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, तो उनको शायद हिरासत में भी लिया गया था या उनको मिलने नहीं दिया था। अच्छा तो बताइए, आपने जो धरना दिया उस धरने का असर तो हुआ नहीं? आपने तो कहा था पहलवान झूठे हैं, वो तो अभी डटे हुए हैं। मेरा धरना जो पहलवानों के विरोध में नहीं था, मेरा धरना ये था कि भाई जब तक मैं वहाँ रहता हूँ जब तक पहलवान शांति से काम करें, माइक साइक अपना ना चलाएं, तो वो उन्होंने बात को माना मेरी को। जब तक मैं रहा किसी प्रकार से उत्पाद नहीं रहा, भूपेंद्र हुड्डा आया तो उसको मिलने नहीं दिया गया। दूसरी बात क्या है कि मेरा यह कि शांति से मांग करें, पहलवान ही वहाँ पर आए ताकि राजनीतिक कोई ना आए। और मेरी मांग
सीधा सा 15 अगस्त को जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ये मेरी मांग है। मैं तो अपनी मांग भगवान गया था और मेरी मांग 15 अगस्त को मालूम पड़ेगी सरकार मानती है नहीं मानती, नहीं मानती है तो मैं भी सरकार के विरोध में 1 सितंबर को खड़ा हो जाऊंगा। आप इतने कम समय के लिए धरना आपने क्यों दिया? आप डरते हैं क्या पुलिस को? नहीं, ये सांकेतिक धरना है, इसमें केवल मैंने सूचना दी है उनको कि मैं ये इसके लिए आया हूँ कि 15 अगस्त को आप कीजिए। हाँ, यदि 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो 1 सितंबर से जो कि पूरा राष्ट्र व्यापक आंदोलन होगा और उस आंदोलन में देरी तक यहाँ बैठने का प्रावधान है। 50% का है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का समर्थन है कि नहीं है? अस्पताल और मुझे जितने भी हिंदूवादी संगठन है सबका समर्थन है जी। तो आप सिर्फ हिंदूवादी संगठनों का समर्थन लेके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि सारे भारतवासियों का समर्थन लेके राष्ट्र बनाएंगे? जंगल कट मैं पूरे भारतवासियों को उसका समर्थन देना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोगों को जो मुस्लिम जो विचारधारा के जो लोग थे वो तो पाकिस्तान चले गए, अब तो यहाँ पर जो रह गए हैं वो भारतीय विचारधारा के हैं और भारतीय विचारधारा के अंतर्गत में जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, तो भारतीय मुसलमानों को सोचना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये भारतीय मुसलमानों की मांग होनी चाहिए, जो मांग हमें करनी पड़ रही है। अच्छा चलिए, राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं वो तो जो है मेरे साथ खड़े होंगे और जो मेरे साथ खड़े नहीं होंगे उनका इलाज करना हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, अतीक की भांति। अच्छा, अतीक की भांति इलाज करेंगे आप? अच्छी रोजगार मैंने तो कह दिया है, अब इसको आप आगे कितना भी ले जाइए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देशद्रोही हो, गद्दार हो और जो देश के हित की बात ना करता हो तो उसका तो अतीत की